नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग? आप लोग सब अच्छे होंगे। आज की हमारी क्लास रहने वाली है PYQs को लेकर, यानी कि सीटेट की एग्जाम के अंदर पहले CDP को लेकर कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, आज की हम चर्चा करेंगे। सभी साथियों का एक बार फिर स्वागत करता हूं साइकोलॉजी कैंपस के अंदर। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं पुराने ओल्ड जो हमारे सीटेट CDP की PYQs। साथियों, आप सभी तैयार हैं? आज हम जो हमारे सीटेट की एग्जाम यानी कि मैं बात करूं 2023-24 में लेटेस्ट जो प्रश्न आए हुए हैं, हमने उन्हीं को लिया है कि कौन कौन से प्रश्न हमसे पिछली एग्जामों के अंदर पूछे गए हैं। तो हम करें शुरुआत। थंबनेल पे लगा हुआ है मोस्ट इंपोर्टेंट PYQs, तो हम उन्हीं की करेंगे आपके सामने चर्चा। पहले करेंगे हम 2024 यानी कि 2024 की प्रश्नों की चर्चा। साथियों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की हम बात करने वाले हैं, यानी कि CDP की ही हम यहाँ पर करेंगे आज की क्लास में चर्चा। पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। कक्षा के अंदर खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा लेगी। यानी कि भाला तो कौन फेंकेगा? तनुज फेंकेगा। और रस्सी कौन कूदेगी? उसकी जो छोटी बहन है वो कूदेगी, क्योंकि वह लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती है। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है जो प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं ना, वो कह रहे हैं, यानी कि हम टीचर्स कह रहे हैं, ये मानो आप। तो यह खालिस्तान को प्रदर्शित करता है। ये किस चीज को हमें प्रदर्शित करता है? यह साथियों लैंगिक समानता को दर्शा रहा है, समानता को दर्शाता है, या लैंगिक समता को दर्शाता है, या लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। डायरेक्ट ओमेटिक लगाना है देखते ही, ये लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है, क्योंकि लड़का भाला फेंकेगा और जो उसकी बहन है वह रस्सी कूदेगी। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर भाला लड़की फेंक सकती है और रस्सी लड़का भी कूद सकता है। तो लैंगिक रूढ़िवादिता इसमें आंसर होगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसमें हो जाएगा। सेकंड है अपसारी चिंतन क्या है, जबकि अभिसारी चिंतन क्या है। दोनों का अपना अपना अलग महत्व है, देखना है हमें। बहुत शानदार प्रश्न है ये साथियों, इंपोर्टेंट है ये प्रश्न। अपसारी जो चिंतन है वह कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, यानी कि जो अपसारी चिंतन होता है वह बहुत सारे, यानी कि प्रश्न एक होगा लेकिन उत्तर बहुत सारे हमें उसके देने पड़ते हैं, वो होता है अपसारी चिंतन। जबकि अभिसारी क्या होता है? एक ही समाधान पर स्थिर होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा इसमें राइट हो जाएगा, यानी कि अपसारी चिंतन तो बहुत सारे उत्तरों को प्रोत्साहित करेगा, लेकिन अभिसारी जो चिंतन होगा केवल एक ही उत्तर पर निर्भर करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा की बात हो रही है। समावेशी शिक्षा का मतलब है एक ऐसी शिक्षा, ये ऐसा क्लासरूम, उसके अंदर स्पेशल बच्चे भी होंगे और जनरल बच्चे भी होंगे, सभी को मिलाकर दी जाने वाली शिक्षा। देखिए क्या सही नहीं है पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन है समावेशी शिक्षण का अर्थ है ऐसे तरीकों से शिक्षण जो बहिष्कृत न करें। ठीक है, मतलब ऐसा शिक्षण होना चाहिए जो किसी भी तरीके से किसी का बहिष्कार नहीं करें, सबको सर्वांगीण विकास होना चाहिए। समावेशी शिक्षण का अर्थ है उस शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का समर्थन करता है। ठीक है, एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा भी देती है। ठीक है, निश्चित पाठ्यक्रम और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी शिक्षा का केंद्र होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। नेगेटिव पूछा है साथियों, नेगेटिव का आंसर भी नेगेटिव ही होगा। आप देखिएगा निश्चित पाठ्यक्रम तो हमें करना ही नहीं है, और मानक मूल्यांकन, एक कक्षा के अंदर हम निश्चित पाठ्यक्रम और मानक मूल्यांकन की चर्चा नहीं कर सकते हैं, उसके माध्यम से हम बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं। अगला हो जाएगा 4 ऑप्शन हो जाएगा, उसमें 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है अभिकथन की बात यहां पर हो रही है। शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं और उसके आधार पर ही अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। ठीक है, कारण क्या है? पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी के सार्थों को संसाधित करने में मदद मिलती है। साथियों, हम जो हमारी प्रीवियस नॉलेज होती है, पूर्व ज्ञान होता है, उसी के माध्यम से ही अगर हम नए ज्ञान को जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा? अच्छे से डेवलपमेंट होगा, ज्ञान का निर्माण होगा। और
हम पिछले ज्ञान के माध्यम से ही विद्यार्थियों को नई नई जानकारी देंगे तो क्या बनेगा, सार्थक रूप से संसाधित होगा। यानी कि टीचर है या फिर कोई घर पे हमारा जो फैमिली मेंबर है वो एक फैसिलिटेटर का रूप यहाँ पर निभाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही हो जाएंगे और व्याख्या भी हो जाएगी। अगला हो जाएगा अभिकथन। बच्चों के द्वारा बचपन अलग अलग तरीके से संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। कारण क्या है, देखिए कारण क्या कह रहा है, बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। बच्चों का विकास सार्वभौमिक है, तो इसमें भी पहला ही प्रश्न यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही सही है। हर बच्चे का जो बचपन होता है सबका अलग अलग तरीके से ही हमें देखने को मिलता है। क्या सभी बच्चों का बचपन एक जैसा होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। सब अलग अलग संस्कृति में यहाँ पर सबका विकास होता है। तो ये जो इसमें होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। फटाफट देखिएगा, सीडीपी की क्लास चल रही है। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है? यानी कि बेहतर अच्छे तरीके से हम कोशिश यहाँ करते हैं तो कौन से ऑप्शन का हम चुनाव करना है? देखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन है सफलता के लिए आंतरिक आरोपण और असफलता के लिए बाहरी आरोपण। साथियों, अगर हमें सफल और असफलता की हम बात करें तो जो अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन को अगर हम देखें तो हमें आंतरिक रूप से ही मजबूत होना पड़ेगा। फर्स्ट ऑप्शन हमारा नहीं होगा। सफलता के लिए बाहरी आरोपण, असफलता के लिए आंतरिक आरोपण, जी नहीं, ये भी नहीं चलेगा। असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण ही हमें देखना है। हम अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर हम पास हो रहे हैं तो हमने अच्छी मेहनत की है, और अगर हम फेल भी हो रहे हैं तो हमने भी मेहनत तो अच्छी की है लेकिन हो नहीं पाया है, तो मेहनत तो हमें बराबर करनी है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से अगला प्रश्न है, कौन सा प्रगतिशील कक्षा की बात हो रही है कि प्रगतिशील कक्षा का प्रमुख सिद्धांत कौन सा है? प्रगतिशील कक्षा कौन सी होती है? साथियों, चाइल्ड सेंटर्ड जो एजुकेशन है, यानी कि बच्चे को ही हमें केंद्र में रखकर दी जाने वाली शिक्षा की बात यहां पर की जा रही है। छात्रों के सीखने को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे अच्छा तरीका है? बिल्कुल भी नहीं है। छात्रों को अपने शिक्षकों से ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होना चाहिए। साथियों, निष्क्रिय वर्ड बिल्कुल नेगेटिव वर्ड है, बिल्कुल काट देना है देखते ही। अगला है, सीखना प्रमाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। देखते हैं, पाठ्यचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। सीखना जो होता है प्रमाणिक कार्यों पर ही आधारित हमें होना चाहिए। अगला प्रश्न होगा, दिखाई तो सही दे रहा है ना सर? विकास के किस पहलू में तर्क चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? विकास की कौन सी पहलू की बात यहाँ पे की जा रही है जिसमें तर्क चिंतन भी होगा और समस्या समाधान भी होगा? साथियों, हमने जीन पियाजे की क्लास पढ़ी थी, उसके अंदर संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत हमने अच्छे से पढ़ा है। तो कौन सा हो जाएगा? संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में ही तर्क चिंतन की बात की जाती है, समस्या समाधान की बात की जाती है। अगला प्रश्न होगा हमारा, वाइगोस्की के बारे में पूछ लिया। वाइगोस्की प्रस्तावित करते हैं कि देश बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि बच्चे जो खुद से ही बातें करते हैं वो किसके अंदर होता है? असंतुलन, अनुकूलन, निजीवाक या संगठन? साथियों, डायरेक्ट आंसर लगाना है निजीवाक पर, यानी कि प्राइवेट स्पीच जिसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच के अंदर बच्चा खुद से ही बातें करता है, उसका कार्य सुचारू रूप से करता भी है, यानी कि अपनी एक्टिविटी भी जारी रखता है और खुद से बातें भी करता जाता है, वो होता है निजीवाक। किसके अनुसार? वाइगोस्की के अनुसार। अगला प्रश्न है, अभिकथन। लॉरेंस कॉलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणामों के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि उन्हें नियम और कानून नम्य हैं और बदले भी जा सकते हैं। ठीक है, कारण क्या है? लॉरेंस कॉलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। बिल्कुल सही बात है कि जो कॉलबर्ग कह रहे हैं, कॉलबर्ग के द्वारा 3 लेवल यहां पर दिए गए हैं। 3 लेवलों के अंदर मतलब 6 स्टेज दी गई है, हर लेवल में 2 स्टेज यहां पर दी गई है, तो चरणों में होता है, बिल्कुल होता है। तो दोनों ही इन्होंने बिल्कुल राइट कहा है, ए और 2 दोनों ही सही हो जाएंगे और व्याख्या भी यहां पर हो जाएगी। आगे हमारा बुद्धि के टॉपिक में से प्रश्न है हॉवर्ड गार्डनर को लेकर।
हॉवर्ड गार्नर के द्वारा बुद्धि के सिद्धांत यहाँ पर दिया गया था, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया गया था कि बुद्धि बहुआयामी होती है, एक आयामी होती है, दो आयामी होती है। साथियों बुद्धि हमेशा ध्यान रखना है कि बहुआयामी होती है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसकी संबंधित विशेषताओं का सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि हमें बैठाना है कि इनमें कौन सा सही तरीके से आपस में बैठा हुआ है। अंतर व्यक्तित्व, दूसरे को समझने और उनके साथ संबंध स्थापित करने के कौशल। तार्किक गणितीय, नृत्य क्रीड़ा संबंधी क्षमताएं नहीं। संगीत, प्रदर्शन या रचना करने वाला, बिल्कुल राइट। जो संगीतमय होगा, जिसकी बुद्धि संगीतमय रूप में होगी, वह क्या करेगा, प्रदर्शन करेगा, यानी कि गाना बजाना, सिंगर जो होते हैं वो प्रदर्शन ही तो करते हैं, रचना ही तो करते हैं। वो स्थानिक बुद्धि वाला प्राकृतिक वातावरण नहीं, वो तो प्राकृतिक बुद्धि हो जाएगी। स्थानिक वाला तो मूर्तिकार होगा, नहीं होगा क्या? तो इसमें वो ऑप्शन हो जाएगा थर्ड नंबर। हॉवर्ड गार्नर के द्वारा 8 प्रकार की बुद्धि यहां पर दी गई थी। कितने प्रकार की दी गई थी? बुद्धि के 8 प्रकार हॉवर्ड गार्नर के द्वारा दिए गए हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है? नेगेटिव पूछा है, तो नेगेटिव आंसर इसमें छिपा हुआ है। अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है। जी, बच्चा सीखता किससे है? पूर्व नॉलेज के अकॉर्डिंग तो सीखता है, बिल्कुल राइट। अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम के पुनर्गठन से होता है, बिल्कुल होता है। अधिगम सामाजिक क्रिया के द्वारा संसाधित होता है। जी हाँ, अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है। यह क्या हो जाएगा? इसका नेगेटिव हो जाएगा, तो राइट आंसर इसमें 4 हो जाएगा। अधिगम के बारे में क्या कह रहे हैं कि अधिगम एक प्रोसेस नहीं है। साथियों अधिगम एक सीखने की एक प्रोसेस ही तो है, प्रक्रिया ही तो है। अगला प्रश्न क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है? समस्या समाधान को बढ़ावा देता है, कौन सा हो जाएगा इसमें? अपसारी चिंतन, कार्यात्मक स्थिरता, प्रतिक्रिया सेट या निष्क्रिय अनुसरण, कौन सा हो जाएगा? समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। कौन सा प्रश्न इसमें होने वाला है बताइए, इसका आंसर आप सभी दे देंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि हमने जस्ट अभी पहले ही बात की है, हमने यहां पर 2 रूप पढ़े हैं। एक तो हमने पढ़ा है अपसारी, एक पढ़ा है हमने अभिसारी। 2 हैं, पढ़े नहीं पढ़े अभी? तो इनमें पूछा गया है कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है, वह आपका अपसारी चिंतन है। कौन सा चिंतन है? डाइवर्जेंट थिंकिंग है। अगला प्रश्न क्या कहता है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्मकेंद्रित होते हैं, यानी कि ईगोसेंट्रिज्म होते हैं, और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं? हर कार्य को करने में ही अपना ही लाभ देखेंगे। तो स्टेज बतानी है हमें, किसके अनुसार? कोहलबर्ग के अनुसार। बताइए, इसका भी आप ही देने वाले हैं जवाब। देखते हैं, पहले स्तर के पहले चरण में, पहले स्तर के दूसरे चरण में, दूसरे स्तर के तीसरे में, या तीसरे के 5वें चरण में। साथियों कितने स्तर बताए? 3 स्तर इन्होंने बताए, और तीनों स्तरों के इन्होंने कितने चरण बताए? 6 चरण बताए। किसने? कोहलबर्ग ने। कोहलबर्ग के द्वारा इन्होंने ये बताया है इनके सिद्धांत के अंदर, नैतिक विकास का जो सिद्धांत है इसके अंदर। तो इसमें हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, यानी कि पहले चरण के जो दूसरे स्टेज है इसके अंदर बच्चा आत्मकेंद्रित होता है और कार्य करने में अपना ही लाभ यहां पर बच्चे देखते हैं। अगला प्रश्न है, वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए देखते हैं, विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। जी हाँ, देना चाहिए। और भी देख लेते हैं, पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जी नहीं। जो हमारी रूढ़िवादी परंपरा चलती आ रही है, क्या हमें उसे बढ़ाना है? जी नहीं, उसे नहीं बढ़ाना है। सामाजिक संबंधता के आधार पर कक्षा में अलगाव करना चाहिए? जी नहीं। क्या सोशलाइजेशन के अकॉर्डिंग क्लास में बैठना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। समान क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थियों को समूह में विभाजित करना चाहिए? जी नहीं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें हो जाएगा, यानी कि विभिन्न वर्गों से आने वाले बच्चों को क्लास के अंदर समानता के साथ सर्वांगीण विकास हमें करना चाहिए। सभी को जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है? यह केवल कार्य के अंत में ही दी जाती है, यह व्यापक और सामान्य होती है,
यह केवल परिणामों पर ही केंद्रित होती है, यह सामयिक और विशिष्ट होती है। इसका आंसर भी आप सभी यहां पर देने वाले हैं। कौन कौन सा प्रश्न यहां पर हो जाएगा बताइए, आप सभी यहां पर बता दीजिए। उपयोगी प्रतिपुष्टि, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, कौन सा होगा इसमें? यह सामयिक और विशिष्ट होती है। यानी कि कक्षा अगर यहां पर कंटिन्यू है तो कक्षा के अंदर बच्चा यहां पर कोई भी गलती करता है तो आप उसको उसकी पिटाई करके उसको बैठा देंगे? नहीं, उसको यहां यानी कि सामयिक और विशिष्ट, यानी कि बच्चे की गलती आप पकड़ के तुरंत रूप से वही उसी रूप में आप उसको क्या दे देंगे? फीडबैक दे देंगे। तो वही आपका क्या हो जाएगी? उसकी विशेषता हो जाएगी। समझ रहे हैं आप? अगला प्रश्न है, समीपस्थ विकास सिद्धांत कहता है कि शेषावस्था में अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। बिल्कुल राइट, बढ़ते हैं। शेषावस्था की बात यहां पर की जा रही है। इस अवस्था के अंदर जो बच्चे होता है उसका शारीरिक डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से और तेजी से होता है। अगला भी देख लेते हैं, विकास सिर से पांव तक होता है। भाषा का विकास तेजी से होता है क्योंकि यह विकास के लिए संवेदनशील अवधि है। सूक्ष्म गति कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है। जी नहीं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसके अंदर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों? अभिकथन, विद्यालय पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। यानी कि जो हमारा विद्यालय पाठ्यक्रम है उसमें विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। ठीक है, देखते हैं कारण क्या है कि विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। बहुत अच्छा इन्होंने कहा है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही इसमें सही हो जाएगा। यानी कि विद्यालय पाठ्यक्रम के अंदर जो सांस्कृतिक ज्ञान है उसको हमें उचित स्थान देना चाहिए और दिए हुए भी हैं, तभी तो हमारा कल्चरल डेवलपमेंट भी सोशल के साथ हमारा होता है। तो इसमें फर्स्ट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाता? रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाता। देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन, छात्रों के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए एक नई अवधारणा की शुरुआत में दिया गया आकलन। नहीं पूछा है, ठीक है। ये तो देखते हैं भी, छात्रों और शिक्षकों को अग्रगामी प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए कक्षा के दौरान दिया गया मूल्यांकन, वो तो रचनात्मक मूल्यांकन हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं, एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है। एक आकलन जो एक छात्र के सीखने की गलत धारणाओं की पहचान करने के लिए प्रयोग में किया जाता है। तो आप पहचान गए होंगे कि रचनात्मक मूल्यांकन इसमें से कौन सा नहीं है। साथियों, थर्ड ऑप्शन इसमें नहीं है। एक मानदंड और एक मानक पैमाने की बात रचनात्मक मूल्यांकन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं करता है। तो थर्ड ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों? निम्नलिखित में से पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है? यानी कि यहां पूछा गया हमें डिसलेक्सिया। कौन सा? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया की विशेषता हमें बतानी है। डिसलेक्सिया के अंदर साथियों मैं आपको बता दूं, आपको पता भी होगा कि बच्चा इसमें कौन सी गलती करता है। पठन वैकल्य की बात हो रही है तो पर्दे संबंधित ही है। आ जाइए, रचनात्मक समस्या समाधान में कठिनाई, जी नहीं। ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई, बिल्कुल राइट। सेकंड ऑप्शन ही इसमें हमारा राइट हो जाएगा। यानी कि बोलने के अंदर पढ़कर बच्चा बोलेगा, उच्चारण करेगा तो उसमें बच्चे को पढ़ने में दिक्कत आएगी, तो वह किसका शिकार हो जाएगा? डिसलेक्सिया का शिकार यहां पर माना जाएगा। सेकंड ऑप्शन इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्न में से किस प्रकार के एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है? यानी कि एक छात्र का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने में कौन सा ऑप्शन इसमें हमारी सबसे मदद करेगा? देख लेते हैं। वे प्रश्न जो शब्द की सरल परिभाषा के लिए पूछते हैं, वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछ लेते हैं, वे प्रश्न जो पाठ को मान्य करने के लिए उदाहरण के लिए पूछते हैं, वे प्रश्न जो किसी पाठ का सारांश मांगते हैं। साथियों, यहाँ सारांश भी नहीं होगा, यहाँ उदाहरण भी नहीं होगा। अगर हमें किसी भी व्यक्ति की अच्छी तरीके से उसकी जानकारी चाहिए तो हमें उसकी जो व्यक्तिगत राय है उस पर हमें जाना पड़ेगा। उसकी आईपी यानी कि इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम है उसका बनाना पड़ेगा, तभी हम उससे उसका क्या कर सकेंगे? मूल्यांकन कर सकेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? बाधिता एक क्या है? स्थिति है, जबकि
अक्षमता एक स्थिति है। साथियों, जो बाधिता होती है वो हमें जन्म से ही मिलती है, वह एक जैविक होती है। कौन सी होती है? जैविक होती है। जबकि अक्षमता की मैं बात करूं, बच्चा पढ़ने में कठिनाई हो रही है, किसी को मान लो एक्सीडेंट में अगर हाथ पैर में कोई दिक्कत हो जाती है तो वह अक्षमता होती है। तो अक्षमता कार्यात्मक रूप से हमें कार्यात्मक स्थिति उसकी मानी जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाधिता का तो हो जाएगा जैविक से और अक्षमता का हो जाएगा कार्यात्मकता से। आगे बढ़ते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? यानी कि संज्ञान और भावनाओं की यहां पर बात हो रही है। संज्ञान और भावनाएं दोनों स्वतंत्र प्रणालियां हैं। स्वतंत्र कैसे हैं? स्वतंत्र नहीं हो सकती, दोनों आपस में कनेक्टेड होगी। भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे को पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। बिल्कुल करते हैं। सेकंड ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगले दोनों प्रश्नों में नहीं है, नहीं है, ये बिल्कुल नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी कि हम दिमाग के अंदर जो भी सोचते हैं, यानी कि हमारे जो इमोशनल डेवलपमेंट होते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट हमारे मन में आते हैं और वो हमारे दिमाग में आते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उन पे एक्टिविटी करना शुरू कर देते हैं। तो दोनों आपस में जुड़े हुए नहीं हुए? जुड़े हुए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं, यानी कि प्राथमिक कक्षाओं की बात हो रही है 1 to 5th, भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है? यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात की जा रही है, किस प्रकार संसाधित होता है? जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं। बिल्कुल राइट कह रहे हैं, ये भी देख लेते हैं आगे। जब शिक्षक औपचारिक भाषा के प्रयोग पर जोर देते हैं और उन्हें लागू करते हैं, देखते हैं ये शिक्षक बच्चों की मातृभाषा की अवहेलना और उपेक्षा करते हैं। नहीं, मातृभाषा को हमें बढ़ावा देना है। जो नई शिक्षा नीति आई है वह भी तो ये कहती है कि इसको ही हमें सबसे ज्यादा बढ़ावा देना है। जब शिक्षक मूर्त वस्तुओं के बजाय संकेतों प्रतीकों से शुरू करते हैं, जी नहीं, हमें इसके अंदर जो अमूर्त अवधारणाओं की हम बात करेंगे तो उसके लिए हमें ठोस उदाहरण बच्चों के सामने कक्षा के अंदर पेश करना ही पड़ेगा। TLM किट का आपको यूज करना ही पड़ेगा। अगर आप संसार भर की बातें कक्षा के अंदर करना चाहते हो तो बच्चों के सामने आपको मजबूत या ठोस उदाहरण आपको दिखाना ही पड़ेगा, उपयोग करना ही पड़ेगा प्राथमिक कक्षाओं को लेकर। निम्नलिखित में से अगला प्रश्न है, कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? यानी कि इनर मोटिवेशन की बात की जा रही है। दो प्रकार की होती है अभिप्रेरणा, आपको पता है, एक तो बाहरी और एक आंतरिक। आंतरिक का जिसने उपयोग कर लिया है उसका डेवलपमेंट हो गया, ये मान लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है अभिप्रेरणा जो बाहरी पुरस्कारों से आती है। जी नहीं, अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। देखते हैं, अभिप्रेरणा जो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा से आती है। अभिप्रेरणा जो दंड और भय से आती है। बिल्कुल भी नहीं, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। आंतरिक अभिप्रेरणा हम हमारे अंदर से अगर कोई भी काम करने की अगर फीलिंग आती है और हमें उसमें आनंद आता है, हम मजे मजे से करते हैं, तो वह आंतरिक अभिप्रेरणा का ही वर्णन करता है, जिसमें व्यक्तिगत आनंद हमें दे रखा है। सेकंड ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा आलंबन के उदाहरण हैं? आलंबन के उदाहरण पूछे गए हैं कि कौन कौन से हैं। बोलकर सोचो, बिल्कुल राइट। संकेत और इशारों के माध्यम से, बिल्कुल राइट। प्रश्न हमें पूछने चाहिए, बिल्कुल पूछने चाहिए। आधा ही हल किया हुआ उदाहरण देकर भी बच्चों से प्रश्नों के हल करवाने चाहिए, बिल्कुल करवाने चाहिए। रटकर दोहराओ, ये रटना बिल्कुल गलत है। साथियों, हमें किसी भी चीज को बच्चे को रटने के लिए मना करना चाहिए। और हमारा जो NCF 2005 ये कहता है कि रटकर सिखाया हुआ बच्चा नहीं सीख सकता। जितना बच्चे को रटने से बचाना होगा, रटने से बच्चों को आपको बचाना होगा। आपको कौन सी लर्निंग करनी होगी? लर्निंग बाय डूइंग वाली, यानी प्रैक्टिकल कर करके डिस्कवरी लर्निंग पे ही आपको फोकस करना है। कौन कहता है? NCF 2005 और NEP 2020 ये कहती है। ठीक है साथियों, कौन सा हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास, यानी कि ये पूछा गया हमसे कि बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। ये कौन सी अवस्था को दर्शाता है? ये अराजक को दर्शा रहा है, ये रेखीय को दर्शा रहा है, ये शीर्षगामी को दर्शाता है, या समीप दूराभिमुख को दर्शाता है? साथियों, चार ऑप्शनों में से एक ऑप्शन हमें टिक लगाना है। यह कौन से विकास के क्रम को यहाँ पर दर्शाता है?
कौन से विकास के क्रम को दर्शा रहा है, बता दीजिए, आप फटाफट बता दीजिए। हो गया आंसर, ये हो गया आपका आंसर ठीक। समीप दूराभिमुख, यानी कि इसके अंदर हमने जो विकास की दिशा का सिद्धांत पढ़ा, साथियों विकास की दिशा का जो सिद्धांत पढ़ा हमने, कितने पढ़े उसके, दो टाइप पढ़े। एक तो होता है शीर्षगामी, यानी कि एक तो होता है सिर से पैर की ओर, किसके, सिर से पैर की ओर। दूसरा हमने पढ़ा आंतरिक से बाहरी, आंतरिक से बाहरी, यानी कि आपको पता है कि शीर्षगामी को हम सेफेलोकोडल कहेंगे और समीप दूराभिमुख को हम प्रोक्सिमोडिस्टल कहेंगे। तो यहाँ पर सूक्ष्म कोशीय पेशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित को दर्शा रहा है। कौन सा डेवलपमेंट यहाँ पर दर्शा रहा है, यहाँ पर समीप दूराभिमुख यानी कि प्रोक्सिमोडिस्टल की बात यहाँ पर कही जा रही है। अगला प्रश्न कौन सा होगा देखते हैं। जीन पियाजे का प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त सक्रियात्मक, यानी कि मूर्त सक्रियात्मक सोच को पूर्व सक्रियात्मक सोच से अलग करती है। पहले तो आप मुझे इनकी जो ईयर है, एज है वो बता दीजिए। मूर्त सक्रियात्मक सोच कौन सी एज में होता है, मूर्त होता है 7 से 11 वर्ष की बात की जा रही है, और पूर्व सक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष की बात। तो इनके अंदर डिफरेंस कर रहा है, अलग अलग कौन सी इसमें बात की जा रही है बता दीजिए। यानी कि मूर्त सक्रियात्मक सोच को पूर्व सक्रियात्मक सोच से अलग करता है। कौन सा इनमें अलग करता है, इंद्रियों का समन्वय, जी नहीं। परिकल्पित तार्किकता, जी नहीं। विकेंद्रीकरण या फिर वस्तुस्थित्व, कौन सा हो जाएगा इसमें, इसमें हो जाएगा साथियों आपका, कौन सा हो जाएगा, विकेंद्रीकरण, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा। विकेंद्रीकरण का मतलब है कि बच्चा यहां पूर्व सक्रियात्मक सोच के अंदर विकेंद्रीकरण नहीं कर पाता है, अलग अलग चीजों को अलग अलग नजरिए से यहां पर देखता है, यानी कि सभी को एक ऑर्गेनाइजेशन संगठन का रूप यहां पर नहीं दे पाता है। अगला है हमारा, रस्सी कूदते समय पैर रस्सी फंसने के कारण आउट यहां पर होने के बाद अरु ये कहती है कि उससे रस्सी ने जानबूझकर उसे आउट किया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं, कौन सी अवस्था में देते हैं बता दीजिए। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, या फिर औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, या संवेदी पेशीय अवस्था, या फिर पूर्व चलन की अवस्था, कौन सी अवस्था के अंदर ये हो जाएगा बता दीजिए। ये हो जाएगा आपका 4 नंबर ऑप्शन। 4 नंबर ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा साथियों। यह एज आपकी जो होगी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। इसके अंदर बच्चा सजीव को निर्जीव और निर्जीव को सजीव, यानी कि जीवात्म में डिफरेंस नहीं कर पाता है। संरक्षण के अंदर बच्चा यहाँ पर डिफरेंस नहीं कर पाता है। ईगोसेंट्रिज्म की भावना बच्चे के अंदर इस एज के अंदर होती है। अपलटावीकरण की भावना इसके अंदर होती है बच्चे में। संगठन की भावना बच्चे के अंदर होती है। तो यह पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, यानी कि मैं इसे कहूंगा प्री ऑपरेशनल स्टेज में इसे कह सकता हूं। 4th ऑप्शन इसमें हो जाएगा। सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि शिक्षार्थी दूसरों से निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। अगला देखते हैं, व्याख्यान देने और समझाने से प्रभावी शिक्षण सक्रिय होता है, प्रत्याहार और दोहराव की चिंतन प्रक्रिया से प्रभावी शिक्षण होता है। कौन सा इसमें आंसर होने वाला है, इसमें आंसर हो जाएगा मैं बताऊं साथियों 2nd ऑप्शन। इसमें कि जो शिक्षार्थी होते हैं वो सक्रिय रूप से, यानी कि एक्टिव होकर अपने ज्ञान का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। वही जो सामाजिक संरचनावादी होते हैं उन्होंने यही तो कहा था। अरे सामाजिक संरचनावादी जो जीन पियाजे हैं, वाइगोस्की है, ये रचनावादी साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने कहा कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं और अपने ज्ञान का निर्माण खुद से करते हैं, चिंतन के माध्यम से करते हैं, बौद्धिक प्रक्रिया के माध्यम से करते हैं, संज्ञान से करते हैं। तो एक्टिव लर्नर के रूप में बच्चे यहाँ पर होते हैं, तो सक्रिय रूप से ज्ञान का क्या करते हैं, निर्माण कौन, शिक्षार्थी यानी कि बच्चे करते हैं। तो साथियों आज के लिए हम इतना ही आपके सामने लेकर आए हैं। आप सभी कमेंट में ये बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लगी और आपने कितने प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं। इन सभी का आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। और मिलते हैं अगली क्लास में। अगले PIQ अच्छे से हम लेकर आए हैं। आप सभी बढ़िया तरीके से यहाँ पर रिविजन करो और अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत बनाओ। थैंक यू साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।